सो वेलकम टू द जीएस रूम। अब हम आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो पोस्ट मौर्यन यानी मौर्योत्तर काल पे होने वाला है। अब ये पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड होगा क्या? ये बेसिकली टाइम पीरियड होगा आपका मौर्यन और गुप्ता के बीच का, यानी एक मौर्य जो सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य था और एक गुप्ता जो सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य अभी आगे आएगा, उनके बीच के जो कुछ अंपायर्स आएंगे वो टाइम पीरियड है। अब इस दौरान आपने देखा था लास्ट लेक्चर में कि मौर्यन अंपायर क्या होता है। मौर्यन अंपायर आपका एंड होता है, फाइनली मौर्यन अंपायर एंड होता है। मौर्यन अंपायर एंड होने के साथ साथ क्या होता है, शुंग एम्पायर आते हैं, छोटे छोटे एम्पायर आते हैं। शुंग डायनेस्टी आती है, शुंग डायनेस्टी के बाद कन्व डायनेस्टी आती है, ठीक है। और उसके बाद आपका इसी दौरान क्या हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में इन्वेजन शुरू हो जाता है, यानी बाहर से कई सारी ट्राइब्स का आगमन शुरू हो जाता है। और इस आगमन में सेंट्री में सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ इंडो ग्रीक, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक, उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ शक, शक को इंग्लिश में स्काइथियंस कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं पहलव यानी पार्थियंस, और उसके बाद फाइनली लास्ट में आते हैं कुषाण। तो अब ये बेसिकली चार ट्राइब्स होती हैं, ये ध्यान रखना, ये कोई बहुत अंपायर वैसा नहीं होता, ये बेसिकली सेंट्रल एशिया की निवासी जो मिड एशिया होता है वहाँ की ट्राइब्स होती हैं, जो वहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है तो वहां से भगाए जाने के कारण ये भारत की तरफ आती हैं, क्योंकि अब ये चाइना जा नहीं सकती थी। चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट हो जा रहा था, तो अब इनको जो सिंगल रूट मिलता है वो भारत की तरफ मिलता है। तो ये बहुत से हिंदू कुश पहाड़ी को क्रॉस करके ये इंडिया में एंटर करते हैं। अब इनके आने से कुछ चेंजेस आते हैं, हाँ इनके आने से चेंजेस आते हैं। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आते हैं, सोसाइटी वर्ण व्यवस्था पर ही काम करती रहती है, लेकिन इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे आपका करेंसी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करेंसी, गोल्ड की करेंसी आएंगी, सिल्वर की करेंसी आने शुरू हो जाएंगी। और ये करेंसी जो कॉइन्स थे ये पहले से इम्प्रूव्ड फॉर्म में होंगे। पहले हमने देखो पढ़े थे ना, मॉडर्न के टाइम पीरियड में पंच्ड मार्क कॉइन्स थे, वो इरेगुलर्स थे। अब यहाँ पे रेगुलर शेप आ जाएगा, जो सिक्कों का शेप होगा ना एक रेगुलर आ जाएगा, और करेंसी क्या होने लगेगी, अच्छी तरीके से रेगुलराइज्ड होने लगेगी, ठीक है। रेगुलराइज्ड हो जाएगी और रेगुलेटेड हो जाएगी, मतलब करेंसी सिस्टम अच्छा सा डेवलप होगा। गोल्ड के सिक्के शुरू हो जाएंगे आना, सिल्वर के सिक्के आना शुरू हो जाएंगे, और हर किंग का उनमें नाम लिखा होगा, किंग की फोटो छपी होगी, पीछे किसी भगवान की किसी डेटी की आकृति बनी होगी। तो इस तरीके से करेंसी सिस्टम रेगुलराइज हो जाता है। साथ साथ में घोड़ों का, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के घोड़े आने लगते हैं, ठीक है। घोड़ों में जो हम पीछे देखते हैं, घोड़ों में जो स्टेरअप होता है, ठीक है, जिसमें पैर रखा जाता है, पैर रख के जिसपे हम घोड़ों पे चढ़ते हैं, जो इस शेप का होता है, ठीक है, स्टेरअप आना शुरू हो जाता है। उसके बाद घोड़ों के बैक में जो आपने देखा होगा गद्दी टाइप की लगती है लेदर की, वो आना शुरू हो जाती है। और जो क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस है वो इंपोर्ट होने लगते हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी हो जाती है इनकी। तो इस तरीके से ये जो आपके इंडो ग्रीक है, शक हो गया, पहलव हो गया, कुषाण हो गया, ये ऑलमोस्ट 200 से 300 साल रहते हैं, ठीक है। 200 से 300 ईयर्स तक रहते हैं और ये गैप फिल कर देते हैं। और इसके बाद आते हैं गुप्ता एम्पायर, इसके बाद आते हैं कौन, गुप्ता एम्पायर। तो आप मैप में देख सकते हो कि किस तरीके से इंडो ग्रीक आते हैं भारत में। ये बेसिकली बैक्टीरिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये आपके बैक्टीरिया के निवासी होते हैं इस रीजन के। और बैक्टीरिया कहाँ था? ये अफगानिस्तान में था, ऑक्सस रिवर के किनारे। यहाँ से ये भारत में आते हैं। भारत में बहुत लंबे टाइम तक तो जो इंडो ग्रीक्स हैं वो रह नहीं पाते हैं, ठीक है। और ये लेकिन एक टाइम पर मथुरा, ठीक है, पाटलिपुत्र तक आपके पहुंच जाते हैं, गंगा यमुना द्वाब के पास पहुंच जाते हैं। और इनकी जो कैपिटल होती है वो सिंध में होती है, शाकल, ठीक है। शाकला, जो शाकल होती है, ठीक है, हिंदी में शाकल और इंग्लिश में शाकला, ये इनकी कैपिटल होती है, जो कि सिंध प्रोविंस में होती है पाकिस्तान के। और उसके बाद इनको रिप्लेस कर देता है कौन? इसके बाद इनको रिप्लेस कर देते हैं हमारे शक। लेकिन इनके आने से एक फायदा होता है कि इंडो ग्रीक्स सबसे पहले थे जिन्होंने भारत में गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। क्या चलाए थे? सबसे पहले थे फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। और ये गोल्ड कॉइन्स बड़े शेप में, मतलब रेगुलर शेप था इनका, इरेगुलर शेप के नहीं थे, एक अच्छे आकार के प्रॉपर सांचे में ढले हुए सिक्के थे। और भारत ने इन्हीं से सांचे में ढले हुए सिक्कों को बनाना सीखा। इसके अलावा हमने इनमें कई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष से, ज्योतिष के कई सारे प्रिंसिपल्स हम इनसे इनहेरिट करते हैं, लेते हैं।
और ध्यान रखना ये सब ट्राइबल सोसाइटी थी, तो ट्राइबल सोसाइटी होने के कारण जब वे भारत में आते हैं तो भारत में ये वर्ण सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। इनमें बहुत सारे जो फाइटर्स होते हैं वो क्षत्रिय क्लैन को अपना लेते हैं और बहुत सारे लोग आपके ब्राह्मण क्लैन को अपना लेते हैं। अब इनमें से जो सबसे पहला राजा था वो इनका डेमेट्रियस था, इसका नाम क्या था, डेमेट्रियस था, ठीक है। अब जो मोस्ट फेमस राजा रहेगा वो इनका मियांडर रहेगा। मियांडर के बारे में आगे मैं एमसीक्यू में पढ़ाऊंगा। देखो मैं एमसीक्यू कराने से पहले आपको ये एक चैप्टर का इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है, बेसिक समझा दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो कई सारी चीज हमने कल्चरल एक्सचेंज की, उसके बाद हमारे भाई साहब आ जाते हैं शक। अब शक का मैप आप देख लो, ये इंडो स्काइथियन, इंग्लिश में से इंडो स्काइथियन बोलते हैं और हिंदी में इन्हें शक बोलते हैं। शक भी बेसिकली कहाँ के होते हैं, ये भी अरल सी, जो सेंट्रल एशिया में अरल सी पड़ता है वहाँ के आसपास के निवासी होते हैं, ठीक है। ये भी सेंट्रल एशिया में आते हैं और ये भी बेसिकली एक ट्राइब होती है, यूचीज ट्राइब्स होती है, ठीक है, चाइना की एक उनका हिस्सा होता है। और ये भी फाइनली क्या होते हैं, भगाए जाते हैं और भगाए जाने के कारण ये भारत में आते हैं हिंदू कुश पहाड़ी को क्रॉस करके, ठीक है। अब इनकी 5 ब्रांचेस होती हैं टोटल इंडिया में, ठीक है, 5 ब्रांचेस होती हैं। एक तो इनकी यही अफगानिस्तान यानी ये तक्षशिला वाले रीजन में होती है, ठीक है। एक इनकी वेस्टर्न इंडिया में होती है जो पाकिस्तान से लगता है। एक इनकी क्या होती है, मथुरा, एक इनकी मथुरा में ब्रांच होती है और एक इनकी नासिक में ब्रांच होती है, ठीक है। और बची हुई एक ब्रांच अफगानिस्तान में रह जाती है। तो हमारी एक ब्रांच कहाँ होती है, अफगानिस्तान में होती है, और एक पंजाब वाले पोर्शन में होती है, पंजाब तक्षशिला वाले, तीसरी वेस्टर्न इंडिया में, चौथी मथुरा में होती है और एक आपकी उज्जैन में होती है। अब ये भी भारत में काफ़ी समय तक रहते हैं, 150 से 200 साल भारत में रहते हैं। और जब भारत में रहते हैं तो भारत के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, साथ साथ भारत के कल्चर को अपने कल्चरल से इन्फ्लुएंस करते हैं। थोड़ा बहुत समाज में भी, सोसाइटी में भी ये चेंजेस डालते हैं, थोड़ा बहुत इकोनॉमी में चेंजेस डालेंगे, लेकिन कल्चरल इम्पैक्ट इन सबका बहुत ज़्यादा रहा है। तो जो इनकी मथुरा वाली ब्रांच रही है, ठीक है, मथुरा वाली ब्रांच रही है, इसका फाउंडर कौन रहा है, इसका फाउंडर रहा है रज्जुल, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका फाउंडर रहा है रज्जुल। जो मथुरा ब्रांच थी इसका फाउंडर हमारा था रज्जुल। और ये जो आपकी ब्रांच थी इसको हम क्या कहते थे, अगर किसी को मालूम है मथुरा ब्रांच को हम क्या कहते थे तो वो बता सकता है, तो कमेंट करके बता देना जिसको मालूम है मथुरा ब्रांच जो थी उनकी शकों को किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो आपकी तक्षशिला वाली जो ब्रांच थी ना, तक्षशिला वाली जो ब्रांच थी उसका फाउंडर था मेउस, ठीक है, मेउस इसका फाउंडर था, ध्यान रखना। अब जो मथुरा वाली ब्रांच में आप जब देखोगे कि आपके पार्थियंस आते हैं यानी पहलव्स आते हैं तो वो तक्षशिला को आपका उड़ा देते हैं। फाइनली कुषाण आते हैं, कुषाण इसको टेक ओवर कर लेते हैं मथुरा वाली ब्रांच को। अब जो आपकी बचती है नासिक ब्रांच, ठीक है, नासिक ब्रांच। अब नासिक ब्रांच बहुत फेमस होती है, ठीक है। नासिक ब्रांच का जो फाउंडर होता है वो भूमक होता है, क्या नाम होता है, भूमक होता है। और इसे कहते हैं क्षैरात्र वंश, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्षैरात्र वंश बोला जाता है, क्षैरात्र डायनेस्टी बोला जाता है। और इसका फाउंडर जो होता है वो आपका भूमक होता है और इसका वन पावरफुल रूलर होता है नेहपान होता है। और आप नेहपान का युद्ध आगे किससे, सातवाहनों से होता हुआ आप देखोगे, ठीक है। अब जो इसके नेहपान के जो रूल में जो सोने के सिक्के चलते हैं, सोने और चांदी के सिक्के चलते हैं, तो उनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो याद रखना 1:35 होता है। ये ऑलरेडी ROAR और UPPCS में पूछा जाता है कि ठीक है कि नासिक ब्रांच का जो क्षैरात्र वंश होता है उसका जो रूलर होता है नेहपान, उसके समय में गोल्ड और सिल्वर का एक्सचेंज रेशियो क्या चल रहा था, तो 1:35 चल रहा था। और बेसिकली मैंने बताया था नेहपान गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, ठीक है, जो सातवाहन का होता है, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी इसको पराजित करता है और काफी कुछ जो इनका राज्य होता है उसको काफी कुछ ले लेता है, लेकिन बाद में उसको देना भी पड़ता है क्योंकि मैट्रिमोनियल रिलेशंस होते हैं। तो ध्यान रखना ये एक दूसरे के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन भी बना रहे थे, ठीक है। तो अब हमारे कौन आते हैं, अब आते हैं पार्थियंस। देखो पार्थियंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भारत में नहीं रहता है, ये 1st सेंचुरी के आसपास आते हैं। कब आते हैं, 1st सेंचुरी AD के पास आते हैं। और इनमें जो मोस्ट पावरफुल इनका रूलर था वो याद रखना गोंडो फर्नेस, ठीक है, गोंडो फर्नेस मोस्ट पावरफुल रूलर था। और ये आता है सेंट इनके थॉमस होते हैं उनके साथ आते हैं। और बेसिकली भारत में क्रिश्चनरीज को, मिशनरीज जो होती हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज, उनको प्रमोट करने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत टाइम तक रह नहीं पाते। ये बस इस वाले पोर्शन में जो आपके शक होते हैं उनको गायब कर देते हैं, थोड़ा बहुत अंदर आते हैं, फिर
इनके कुषाण आ जाते हैं, कुषाण इन सबको, इस पूरे एम्पायर को अपने अंडर ले लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आएगा भाई आपका कुषाण एम्पायर। ये कुषाण एम्पायर का मैप है, देख लो। कुषाण की भी बेसिकली कई ब्रांचेस रहती हैं भारत में, लेकिन इनकी जो दो ब्रांचेस होती हैं ये बेसिकली दो डायनेस्टी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, दो डायनेस्टी में डिवाइड होंगे। एक होती है इनकी कड़फिशस ब्रांच। ठीक है, एक कड़फिशस ब्रांच या कड़फिशस डायनेस्टी होती है, जिसका जो रूलर था वो कौन था? कड़फिशस वन, जिसे कुजुल कड़फिशस बोलते हैं, और विम कड़फिशस। और एक जो आपकी ब्रांच या डायनेस्टी रहती है वो आपकी कनिष्क वाली रहती है। ठीक है, कनिष्क हो गया, उसके आगे जो रूलर हो गए हुविष्क हो गया, फाइनली इनका जो लास्ट रूलर होता है वासुदेव होता है। ठीक है, वासुदेव होता है, जिसको शैव फॉलोअर बोला जाता है। अब देखो कल्चर में ये भी एक फर्क था कि बहुत, अब ये सारे ट्राइब्स थे भारत में आते हैं, बुद्धिज्म को भी प्रमोट करते हैं, साथ साथ शैविज्म वैष्णविज्म को प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कल्चर में, आप देखोगे कई नई मूर्ति बनाने की कला आ जाती है, जैसे गांधार स्टाइल आ जाती है। ठीक है, ये बेसिकली गांधार स्टाइल क्या आती है? इंडियन स्टाइल, इंडियन आर्ट ऑफ स्टाइल को जब हम मिक्स कर देते हैं इंडो ग्रीक्स और तक्षशिला वाली, जो नॉर्थ वेस्ट वाला होता है, इंडो ग्रीकन स्टाइल होती है। गांधार हो गया, फिर एक अमरावती होती है, ये सब स्कूल ऑफ आर्ट है। फिर एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। इसी में आपके आप देखोगे बुद्ध की कई सारी अलग अलग डिजाइन में मूर्तियां बनती हैं। ठीक है, तो ये सारा कल्चर इम्पैक्ट था। अब भाई हम आपका चैप्टर जो एमसीक्यू की सीरीज है वो स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा इसी में। तो आपको एक मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो कौन आया था? इंडो ग्रीक्स आए थे, हिंद यवन आए थे, फिर दूसरे में आते हैं हमारे पास शक, तीसरे में आते हैं पार्थियंस, और चौथे में आते हैं कुषाण। और ये काफी ज्यादा कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा भारत में डालते हैं। ये सब ट्राइबल सोसाइटी होती है, तो अपने आप को खुद ही मतलब चेंज नहीं करती है, खुद चेंज हो जाती है क्षत्रिय और आपके ब्राह्मण्स में। और इसी दौरान आप देखोगे बुद्धिज्म का तो प्रमोशन बहुत जोर शोर से होता है। इसके अलावा ब्राह्मणिज्म का भी प्रमोशन होता है, ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट मिलने लगता है। नीचे वाले पोर्शन में आप देखोगे सातवाहन आने लगते हैं। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में आप देख लेना कि सातवाहन डायनेस्टी, ये देखो सातवाहन डायनेस्टी आती है ये डेक्कन वाले पोर्शन में। ठीक है, और सातवाहन का ही मैंने आपको रूलर बताया था, जो नेपाल से लड़ता है। ठीक है, नेपाल से जो लड़ता है वो आपका यज्ञश्री सप्तकर्णिक। ठीक है, अब इनकी जो कैपिटल होती है वो प्रतिष्ठान होती है, और ये इनका भी अच्छा खासा मटेरियल कल्चर होता है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको एमसीक्यू के स्टार्ट करते समय बताता हूँ। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि विच इंडो ग्रीक किंग इज नोन फॉर इशूइंग गोल्ड कॉइन्स इन लार्ज क्वांटिटीज? भाई किस इंडो ग्रीक राजा ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भारत में लागू किए थे? अब देखो ये सारे के सारे, डेमेट्रियस पहला राजा था, उसके बाद आपका कई सारे राजा आते हैं, उसी में आपका यूथिडेमस होता है, एंटी अल्किडीज होता है। ठीक है, तो आपको बताना है मियंडर होता है। इनमें से किस राजा ने सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपके सोने के सिक्के चलाए? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इंडो ग्रीक्स वर नोन टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, और इनमें से चलाता है मियंडर। अब मियंडर जो राजा होता है भाई ये बड़ा फेमस होता है। क्यों मियंडर इसलिए फेमस होता है? उसका रीजन था कि जो आपका मियंडर है ये अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है। और क्यों धारण करता है? एक व्यक्ति मिलता है भारत में नागसेन नाम का। ठीक है, नागसेन या नाग अर्जुन नाम का। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं धर्म से रिलेटेड मियंडर को। अब इन दोनों के बीच में आपस में क्वेश्चन आंसर संवाद होता है, और ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि ये फाइनली क्या कर लेता है, अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेता है मियंडर। और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम याद रखना भाई, उस बुक का नाम था मिलिंद पन्हा। ठीक है, आपका मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो नाम था इस बुक का, या मिलिंद पन्हा हिंदी में, द क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। ठीक है, तो ये बुक एग्जाम में पूछी गई है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा भी जैसे कई सारी चीजें, जैसे मैंने बताया था एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड प्रिंसिपल हमने भारत ने लिए थे, और जो नाटकों में स्टेजेस में जो आपके ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे, जो पर्दा वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहीं से लिया है, हिंद यवन से ही लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई।
अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण एम्पायर। तो कुषाण एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो कुषाण एम्पायर के बारे में मैंने बताया, इसके दो डायनेस्टी में आप डिवाइड कर सकते थे, एक कड़फिशेस वाली बताई है और एक कुषाण वाली बताई है, ठीक है, एक कनिष्क वाली बताइए, सॉरी, एक कटफिशेस वाली और एक कुषाण वाली। तो जो आपका फॉर्म करता है वो ध्यान रखना भाई, कुजुल कड़फिशेस था, कुजुल कड़फिशेस था। और इसने कॉपर के कॉइन्स, ध्यान रखना ये कॉइन्स वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद जो विम कड़फिशेस आता है ना, ये गोल्ड कॉइन्स चलाता है, ये सोने के सिक्के चलाता है। इसने कुजुल कड़फिशेस ने आपके, ध्यान रखना, कॉपर के कॉइन्स चलाए थे। और फिर कनिष्क आता है, कनिष्क बहुत मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपके सोने के सिक्के चलाता है। और ये जो सोने के सिक्के होते हैं इनमें प्योरिटी काफी अच्छी होती है। अच्छा, एक चीज और था, एक इन्फ्लुएंस इन्होंने और शुरू किया था भारत में, कि ये लोग क्या करते हैं, अपने साथ टाइटल्स यूज करना शुरू करते हैं। जैसे रोम के राजा अपने साथ टाइटल यूज करते थे, जैसे महाराजा धीराज। तो जो आपका कड़फिशेस वन होता है, यानी कुजुल्फ कड़फिशेस होता है, जो कॉपर के कॉइन यूज करता है, ये जो टाइटल यूज करता है उसका नाम होता है महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज। ये सारे टाइटल्स ये यूज करना शुरू होते हैं। और फिर आप देखोगे गुप्ताज पीरियड में तो बहुत ज्यादा ये सारे इस टाइप के टाइटल्स यूज होते हैं। अब आपका कनिष्क भी आप देखोगे जो देवपुत्र टाइटल अपनाता है, ठीक है। अफगानिस्तान में इसका एक वो मिलता है, तक्षशिला के पास एक मिलता है इंस्क्रिप्शन, वहां पे इसकी जो उपाधि है देवपुत्र दिखाई जाती है, ठीक है। और कनिष्क, ध्यान रखना, बुद्धिज्म का फॉलोअर था, ठीक है। और कुषाणों की कैपिटल थी पेशावर, ध्यान रखना, पौरुषपुर या पेशावर, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। पेशावर थी इनकी कैपिटल, जिसको पुरुषपुर या पौरुषपुर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई ये सारे राजा के बारे में, ठीक है। इनका अंतिम राजा मैंने आपको बता दिया था, वो वासुदेव था, और जिसे शेफ फॉलोअर माना जाता था, ठीक है। अब क्या था, जैसे आपने पंचमार्क कॉइन्स में देखा था कि उसमें कोई भी आकृति होती थी, लेकिन जो ये लोग थे, ये जो इंडो ग्रीन्स थे, पार्थियन थे, शक थे और कुषाण थे, इन्होंने रोमन बेस, जो रोमन पद्धति पे सिक्के चलाए, उसमें एक तरफ आगे राजा की फोटो होती थी उनके, और पीछे किसी ना किसी भगवान की फोटो होती थी, ठीक है। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फेमस इंडो ग्रीक रूलर कौन था जो बुद्धिस्ट हो गया था? तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, मेंडर था। डेमेट्रियस सबसे पहला रूलर था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शक एरा कब स्टार्ट हुआ था? देखो भाई, शक एरा आपका स्टार्ट करता है कनिष्क, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 78 एडी में हुआ था, 58 बीसी में हुआ था, 320 एडी में हुआ था, 180 बीसी में हुआ था। तो शक एरा बेसिकली कनिष्क ने स्टार्ट किया था, शक संवत, ये कनिष्क ने स्टार्ट किया था। आज इंडियन गवर्नमेंट इसी को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये 78 एडी में हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कनिष्क ने स्टार्ट किया। तो भाई अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच कुषाण रूलर इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एरा स्टार्टिंग इन 78 एडी। अभी अभी बताया भाई, कुषाण शासक जो थे वो कनिष्क था, ठीक है। कनिष्क ने 78 एडी में स्टार्ट किया था आपका, ठीक है, शक संवत। और कनिष्क ने एक चीज और स्टार्ट की थी, एक ही प्रोविंस में, मतलब इनके एक ही राज्य में, जो उस टाइम का स्टेट होता था, एक ही प्रोविंस में दो राजा, ठीक है, दो राजा रूल करते थे। और इन्होंने जो अपने प्रोविंस को डिवाइड किया था वो सत्रपीज में डिवाइड किया था, यानी क्षत्रप, हिंदी में से क्षत्रप कहते थे, जो हम प्रोविंस बोलते थे, जिन्हें हम प्रांत बोलते थे, इन्हें वो सत्रपीज बोलते थे। और ज्यादातर इनका जो राजा होता था वो कौन होता था? वो ज्यादातर राजकुमार होता था, ठीक है। मतलब जो भी राजा का बेटा होगा, ज्यादातर वही इन प्रोविंसेस का सत्रपीज का गवर्नर होता था। यानी ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो गया ना, एक ही राजा, दो राजा, एक प्रोविंस में, एक सत्रप में, ठीक है। तो ये इनका डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। और कुछ कुछ ध्यान रखना, ये फ्यूडल कैरेक्टर की यहाँ से महक आती है, फ्यूडल कैरेक्टर की स्मेल आने लगती है यहीं से, यानी फ्यूडल कैरेक्टर सामंतवाद, ठीक है, सामंतवाद की महक आने लगती है यहीं से, स्मेल आपको आने लगती है। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैपिटल ऑफ द इंडो ग्रीक किंग मियांडर क्या थी? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये शाकल थी, ठीक है। शाकल को क्या कहाँ थी? ये सिंध वाले पोर्शन में थी, जो आज पाकिस्तान में आता है। सिंध का नाम यहीं से पड़ा, शाकल, ठीक है, मतलब
सिंध का जो नाम है शाकल से वो चेंज होकर सिंध हो जाता है। पौरुषपुर किसकी थी, मैंने आपको बताया पौरुषपुर कुषाण की थी, और कुषाणों की एक कैपिटल मथुरा भी रही है, ठीक है, मथुरा भी रही है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट किया और काफी टाइम तक ये मथुरा में भी रहे हैं, और मथुरा में आपने देखा शक भी रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग शक रूलर्स नोन फॉर डिफीटिंग सातवाहन किंग गौतमी पुत्र सप्तकर्णिक। हाँ, अब जो सातवाहन थे, ठीक है, जो सातवाहन आपके डेक्कन में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, मैंने बताया था डेक्कन में रहते हैं, और प्रतिष्ठान, मैप में याद करो लिखा होगा प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान इनकी कैपिटल थी। ये बेसिकली कर्नाटक में, आंध्रा में, ठीक है, और महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में रहते हैं। इनको पुराणों में आंध्र भी बोला जाता है, आंध्र जाति भी बोला जाता है, क्योंकि सातवाहन का जो मेंशन कहीं नहीं होता है, एज अ सातवाहन ये मेंशन नहीं होते हैं, ये एज अ स्टेट ऑफ आंध्रा मेंशन होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। और भाई इनकी सातवाहनों की लड़ाई अच्छी खासी चलती है शकों से, और उसके बाद कुषाणों से। वो लड़ाई क्यों चलती है, वो लड़ाई चलती है आपके मतलब टेरिटरीज को लेके। कई बार ये गुजरात पे कब्जा करते हैं, काठियावाड़ वाले पोर्शन पे, कई बार मथुरा मलवा इन सब पोर्शन पे अटैक करते हैं, तो ये लड़ाई चलती रहती है। मैंने आपको बताया भी था कि जो नासिक का रूलर होता है नहपान, उसको एक बार कौन हरा देता है, सातवाहन ही रूलर होता है आपका, वो हरा देता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, बहुत ही पावरफुल रूलर था, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर था, उसको हरा देता है रुद्रदामन फर्स्ट। रुद्रदामन ध्यान रखिएगा, ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट हरा देता है, और ये शक रूलर था। और रुद्रदामन वो वही है जिसने सुदर्शन लेक पे बने हुए डैम को रिपेयर कराया था, ठीक है। सुदर्शन, जो मैंने आपको बताया था, सुदर्शन जो लेक थी, ठीक है, वो बनवाई किसने थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य में बनवाई थी, ठीक है। और उस पे डैम बनवाता है अशोक, ठीक है, डैम बनवाता है अशोक, और उसे रिपेयर कराता है कौन, रुद्रदामन, ठीक है, इसे रिपेयर कराता है रुद्रदामन आपका। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके गवर्नर याद करना, ढूंढ के लाओ कि अशोक का कौन सा गवर्नर था, चंद्रगुप्त का कौन सा गवर्नर था जिन्होंने ये सब काम करवाए थे, जिन्होंने सुदर्शन लेक बनवाई, जिसने डैम डेवलप करवाया, जिसने इस डैम को रिपेयर करवाया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना भाई, इन्होंने, मैंने बोला था कल्चर को बहुत प्रमोट किया था, तो जो रुद्रदामन था ना, ये भाई जो फॉरेनर तो था, लेकिन जब इंडिया में सेटल हुआ तो ये संस्कृत का मतलब इसको संस्कृत बहुत अच्छी लगने लगी थी, ठीक है, संस्कृत को इसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है। ये कई सारे मतलब अपने यहाँ कई सारे पोएट को पैट्रनेज देते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, और खूब आर्ट और लिटरेचर को भर भर के इन्होंने प्रमोट किया है। अब रुद्रदामन का टाइम पीरियड याद कर लो, बाई चांस पूछ ले, 130 से 150 एडी, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। इसका जो टाइम पीरियड था 130 से 150 एडी, ये याद रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, 130 से 150 एडी। अब ये सब मामला जो है, ये टाइम पीरियड एडी में चल रहा है, और ध्यान रखना इसने सिल्वर के सिक्के अच्छे खासे चलवाए थे, और क्योंकि ये गुजरात काठियावाड़ वाले पोर्शन में था तो ये ट्रेड कंट्रोल करता था, ठीक है, यानी ये अब गुजरात और काठिया वाले पोर्शन में था, तो ये जो ट्रेड था अरेबियन सी वाला वो कंट्रोल करता था, और इसी को लेके सातवाहनों में उनके बीच में भी लड़ाई चलती रहती थी कि भाई ट्रेड वाला पोर्शन हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। अब नेहपान को ध्यान रखना, नेहपान को मैंने बताया था गौतमी पुत्र सतकर्णी है, नेहपान को हराता है, और फाइनली रुद्रदामन क्या करता है, रुद्रदामन गौतमी पुत्र सतकर्णी को हरा देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे ऐसे बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते रहेंगे। अब एक चीज और है भाई, जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आए हुए हैं और ये फिर आने के चांसेस उतने हैं, तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, और चीजों को रिवाइज करते हुए चलना, पुराने लेक्चर्स जरूर देखना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वर नोन टू हैव इशूड कॉइन्स प्रीडोमिनेंटली इन। अब सातवाहन एक चीज के और लिए फेमस थे, ठीक है, सातवाहन ने मुख्य रूप से किस धातु के सिक्के चलाए थे, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर। तो सातवाहन ने सबसे जो मतलब मुख्य रूप से इनके जो सिक्के थे वो लेड के चलाए थे, ध्यान रखना, किसके चलाए थे, लेड के चलाए थे। अब सातवाहन में कई सारे आपके इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, ठीक है। जो शिमुक है, ध्यान रखना, सातवाहन का फाउंडर कौन था, शिमुक था, और शिमुक किसको मारकर बनता है, शिमुक मारकर बनता है सुशर्मा को, ठीक है, सुशर्मा, ठीक है, ये सुशर्मा को, जो कि कर्ण डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, उसको शिमुक मार के सातवाहन डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है।
और इसका जो फर्स्ट पावरफुल आपका रूलर होता है वो होता है सप्तकर्णिक वन, सप्तकर्णिक वन या सप्तकर्णिक वन होता है, ठीक है, फर्स्ट पावरफुल रूलर होता है। उसके बाद अगेन आपका आएगा कौन, कई अलग अलग रूलर्स आते हैं, जैसे आपका गौतमी पुत्र सप्तकर्णिक आता है, यज्ञश्री सप्तकर्णिक आता है। अब इसी दौरान आप देखोगे कि इसी दौरान क्या होता है, एक डार्क एज भी आती है, ठीक है, एक डार्क एज आती है सातवाहन में, जिसमें एक फेमस राजा होता है हॉल, ठीक है, एक डार्क एज आती है उसी दौरान, मतलब अंधयुग आता है जब बड़े अच्छे अच्छे राजा नहीं होते, बहुत अच्छे पावरफुल राजा नहीं होते, तो उसी दौरान एक राजा आता है हॉल, जिसने लिखी थी गाथा सप्तशती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाथा सप्तशती, ठीक है, ये बुक याद रखना, ठीक है, गाथा सप्तशती हॉल ने लिखी थी, और हॉल जो था वो सातवाहन रूलर था, ठीक है। तो सातवाहन ने बेसिकली आपके जो सिक्के चलाए थे वो लेड के थे, और सातवाहन वर द फर्स्ट, ध्यान रखना, ये ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट देते थे, ठीक है, लैंड ग्रांट देते थे, भूमि दान में देते थे, और इसी भूमि दान के चक्कर में फ्यूडलिज्म वाला, सामंतवादी वाला कैरेक्टर और बढ़ रहा था, ठीक है। अब इन्होंने बुद्धिज्म को भी भर के बहुत प्रमोट किया था, बुद्धिज्म को भी प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और इसी के चलते ये दो केव्स बनाते हैं, एक नाग अर्जुना कुंड, ठीक है, नाग अर्जुना कुंड। अब ये बताना नाग अर्जुना कुंड साउथ में है कहाँ, और दूसरी अमरावती, और इसी अमरावती के चक्कर में अमरावती आर्ट ऑफ स्टाइल डेवलप होती है, जिसमें बुद्ध की कई सारी मूर्तियां बनती हैं। तो ऐसे साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस पार्थियन किंग्स। अब मैंने सबसे जो पावरफुल पार्थियन किंग्स था वो था गोंडोफर्नस, ठीक है। अब ये मैं नॉर्थ वेस्ट में, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन था, वहां पे शक थे, उसको रिमूव कर देते हैं, तक्षशिला वाली ब्रांच को हटा देते हैं। अब तक्षशिला वाली ब्रांच किसने बनाई थी, मेयोस ने, रज्जुल ने, कि भूमक ने, ठीक है, और चेस्टन कौन था, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है जाके। डेमेट्रियस तो पहला किंग होता है भाई किसका, इंडो ग्रीक का, ठीक है। मियांडर भी इंडो ग्रीक का मोस्ट फेमस किंग या मोस्ट पावरफुल किंग होता है। पार्थियन के साथ बस एक ही चीज है कि इनके साथ वो जो सेंट थॉमस थे फर्स्ट सेंचुरी एडी में, वो आते हैं इंडिया में, बस, बहुत ज्यादा और इनके बारे में कुछ जानने को है नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच सातवाहन रूलर इज क्रेडिटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर टू द नॉर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, किस सातवाहन शासक को उनके साम्राज्य का उत्तर की ओर विस्तार किया था, मतलब किसने नॉर्दर्न इंडिया की तरफ इसका विस्तार किया था। नॉर्मली ये क्या थे, ये डेक्कन वाले पोर्शन में थे, ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न डेक्कन ऑक्युपाई किए हुए थे, महाराष्ट्र आंध्र कर्नाटक ये वाले पोर्शन ऑक्युपाई किए थे। तो अब इसमें से शिमुख था जो कि फाउंडर था, गौतमी ये पुलवामी था, या हॉल था, हॉल तो वीक रूलर था मैंने ऑलरेडी बताया, या गौतमी पुत्र सप्तकर्णिक था। तो जल्दी कम, अब जो इनके पावरफुल रूलर थे मैंने बताया था सप्तकर्णिक वन था, उसके बाद गौतमी पुत्र सप्तकर्णिक थी, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र कुलमादी थे, और यज्ञश्री सप्तकर्णिक थे। अब इनके नाम देखो, इनके जो नाम के आगे जो टाइटल है ना, वो उनके मदर के टाइटल है, ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब बहुत लोग कहते हैं ये मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी। अब मात्र सत्तात्मक कहने के लिए बुक्स में तो यही लिखा रहता है, लेकिन सोचने वाली बात है, मेंस में एनालाइज करने के लिए आता है क्रिटिकली, क्योंकि अगर मात्र सत्तात्मक अगर होती, हाँ रिस्पेक्ट तो देते थे क्योंकि तभी टाइटल लगाते थे, लेकिन मात्र सत्तात्मक होती तो फीमेल रूलर भी तो होती ना इनके यहाँ, कोई ना कोई फीमेल रूलर देखने को मिलती, ठीक है। तो ये मेंस में क्रिटिकली एनालाइज करने को आता है सातवाहन के बारे में। तो भाई अब आपको बताना है, ये जो हमारा सबसे पावरफुल रूलर था जिसने नॉर्थ में एक्सपैंड करता है, वो आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी है, और आपने देखा भी होगा ये नेपाल को हराता भी है, ठीक है, नेपाल को हराता भी है, और ये नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है। और वैसे ये जानकारी मिलती कहाँ से, ये नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलती है, और नेपाल के टाइम पे कई सारे नासिक में सिक्के भी चल रहे थे, ठीक है, उनसे भी जानकारी मिलती है। नेपाल खुद ही बताता है कि भाई इन्होंने अटैक किया था और हम हार जाते हैं। तो नासिक इंस्क्रिप्शन से भी ये हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसकी माता जी का नाम क्या था, इनकी माता जी का नाम गौतमी बालाश्री था, इसीलिए इसका नाम गौतमी पुत्र सप्तकर्णिक पड़ा है। इसका टाइम पीरियड जान लो, 106 से आपका लगा के 130 एडी तक था। कब से, 106 से 130 एडी था। अब ये भी बेसिकली आपके कई सारे टाइटल्स अडॉप्ट करता था, राज, राजा, महाराज, स्वामी, ये इस टाइप के ये टाइटल अडॉप्ट करके रखता था, ठीक है। अब इसके बारे में बोला जाता है कि इसका एम्पायर इतना बड़ा था कि इसके घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते हैं। तीनों समुद्र मतलब साउथ में इंडियन ओशन हो गया, इधर पे अरेबियन सी हो गया, इधर पे बे ऑफ बंगाल हो गया। तो
ऐसे इंस्क्रिप्शन से इनका हमें जो वो मतलब राज्य कितना बड़ा होता है इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मिलती थी। अब अगला क्वेश्चन आओ, द इंडो ग्रीक्स वर डिफीटेड बाय विच रूलर, इंडो ग्रीक्स को हराया किसने था? ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क ने हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने हराया था या चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो इंडो ग्रीक्स को जो हराता है वो पुष्यमित्र शुंग हराता है। ये अभी शुंग डायनेस्टी थी और पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये बोला जाता है, शुंग डायनेस्टी जो आपने पढ़ा था ना 185 बीसी में आती है इसको हरा के, ठीक है, और 75 बीसी तक चलती है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसका बेटा कौन था? इसका बेटा था अग्निमित्र। और इसी के ऊपर कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम लिखी है, जो लव स्टोरी थी मालविका और अग्निमित्र के बीच में। ठीक, तो ये अगला क्वेश्चन आओ भाई, कुषाणवर ओरिजिनली फ्रॉम विच रीजन, सेंट्रल एशिया से थे, पर्शिया से थे, ग्रीस से थे कि चाइना थे? अब जो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे सेंट्रल एशिया से तो थे, लेकिन सेंट्रल एशिया में से जो कुषाण थे वो कहाँ से थे? बेसिकली ये चाइना के थे। ठीक है, चाइना के एक यूजी या यूजी ट्राइब बोली जाती है या यूची ट्राइब बोलते हैं, और टॉर्चेरियंस, ठीक है, टॉर्चेरियंस बोलते हैं इन्हें। तो यूजी ट्राइब्स के थे। अब ये चाइना की ही ट्राइब के थे जो वहां से भगा दिए गए थे, भाग के आए तो फिर ये इंडिया में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सातवाहन रूलर वॉर इशूड कॉइन्स विद बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन वॉर, सबसे प्रमुख सातवाहन शासक जिन्होंने द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी किए थे। शिमुक था, पुलवामी था, गौतमी पुत्र सतकर्णिक था या सतकर्णिक वन था? तो अब भाई थोड़ा तेज तेज चलते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। तो बताओ भाई मोस्ट प्रोमिनेंट सातवाहन रूलर कौन था जिसने बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन में अपने सिक्के चलाए? तो ये थे भाई हमारे गौतमी पुत्र सप्तकर्णिक। ये ध्यान रखना, जो इनके सिक्के थे उनमें बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन होते थे, दो भाषा में। और बेसिकली ये लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? ये लैंग्वेज यूज करते थे प्राकृत। ध्यान रखना, ये लैंग्वेज यूज करते थे प्राकृत, लेकिन उसके बाद भी ये संस्कृत को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। प्राकृत लैंग्वेज यूज करने के बाद भी संस्कृत को बहुत प्रमोट करते थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडो ग्रीक किंग वॉज द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स बियरिंग इमेजेस ऑफ इंडियन डेटीज? ठीक है, अब इनमें से कौन सा पहला इंडो ग्रीक था, किंग था, जिसने कॉइन्स जो इशू किए उसमें इंडियन डेटीज मतलब भारत के देवी देवताओं की भी फोटो थी? अब मियंडर था, अपोलोडोटस था, एंटियालसिडास था या डेमेट्रियस था? वो हमारा अपोलोडोटस था। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि पहले जो पंचमार्क कॉइन्स यूज होते थे उसमें पहाड़ों की, पीकॉक की, इस टाइप्स के नेचर की फोटोज छपी हुई होती थी, लेकिन भारत में आने के बाद भारतीय देवी देवताओं की फोटो शुरू करवाई थी इन सारे लोगों ने। तो उनमें से इंडो ग्रीक में जिसने करवाई थी वो अपोलोडोटस था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ऑफ, सातवाहन वर द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? सातवाहन कहाँ पे थे? तो साउथ इंडिया में थे। मैंने आपको इनकी लोकेशन भी बताई है, ठीक है, डेक्कन में थे, आंध्र प्रदेश में थे, कर्नाटक में थे, महाराष्ट्र वाले रीजन में थे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ द शक डायनेस्टी बिल्ड द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन? अभी देखो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बहुत बताया है। ठीक है, तो ये शक रूलर था, कौन था? रुद्रदामन वन था। इसका टाइम पीरियड भी बताया और किसको हराया इसने मैंने वो भी बताया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? लास्ट ग्रेट किंग कौन था सातवाहन डायनेस्टी का? ठीक है, देखो फॉर्म तो करता है आपका शिमुक, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका जो लास्ट आपका जो रूलर था, वो सबसे पावरफुल रूलर बोला जाता है, वो आपका यज्ञ श्री सप्तकर्णिक था। ठीक है, वो कौन था? यज्ञ श्री सप्त। और इसके सिक्के जो होते थे ना, इसके सिक्के जो होते थे उसमें वो जो 2 शिप बने होते थे, वो 2 पतवार वाले जहाज बने होते थे। पतवार को मैस्ट कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है, तो 2 मैस्ट वाले शिप्स बने हुए थे, 2 पतवार वाले जहाज बने हुए थे जो सिक्के ये इशू करता था। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ कुषाण आर्ट? ठीक है, कुषाण आर्ट का सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर क्या है? वो भाई गांधार स्टाइल है। ठीक है, गांधार स्टाइल ये नॉर्थ वेस्ट में फेमस थी। इसमें जो बुद्ध थे ना, मैंने आपको बताया था ना कि कई सारा कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो इंडिया और ये, ठीक है, इंडिया और सेंट्रल एशिया, गांधार वाला जो रीजन था उसमें कल्चर का मिक्स हुआ, एक नई टाइप की आर्ट डेवलप हुई, दैट वाज गांधार स्टाइल। अब इसमें तो बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी, एकदम रोमन गॉड और गॉडेसेस की तरह बनाई जाती थी, मस्कुलैरिटी दिखाई जाती थी, कर्ली हेयर्स दिखाए जाते थे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाई जाती थी, तो इस टाइप से दिखाया जाता था। ठीक है,
और जो मथुरा स्टाइल थी, ठीक है, मथुरा स्टाइल में बुद्ध को बहुत शांत दिखाया जाता था, एकदम शांत ध्यान वाली मुद्रा में, ठीक है। अब जो आपका ये बताना है कि भाई जो गांधार स्टाइल में जो मूर्तियां बनती थी वो बुद्ध की कौन से पत्थर की होती थी, ठीक है, और मथुरा में कौन से होती थी। मथुरा में बता देता हूँ रेड सैंडस्टोन की होती थी। अब गांधार वाली ढूंढ के लाओ कौन से स्टोन की बनी हुई होती थी। अगला क्वेश्चन है शक केम्स टू इंडिया फ्रॉम विच डायरेक्शन। शक कहाँ से आए थे भाई, बार बार नहीं बताऊंगा, खुद टिक कर लो जाके यार। चलो कर देता हूँ नॉर्थ वेस्ट, टिक। पुराने प्रीवियस वीडियोस भाई देख लेना, ठीक है, सीरीज में चीजें चल रही हैं, सीरीज में हिस्ट्री को पढ़ाया है स्टार्टिंग फ्रॉम द पैलियोलिथिक न्यूलिथिक एज से, एक एक सीक्वेंस में चला हूं, आईवीसी, वैदिक एज, फिर मौर्यन, अब ये मौर्य उत्तर है, इसके बाद गुप्तास पे चलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्थियन रूलर इज एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो बार बार बता चुका हूं, गोंडोफर्नस जी आए थे फर्स्ट एडी में सेंट थॉमस जी के साथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वर पैटर्न्स ऑफ विच रिलीजन। ठीक, सातवाहन किस रिलीजन के पैटर्न थे, किस धर्म के संरक्षण थे। देखो ये तो हिंदुज्म प्रमोट करते थे, ब्राह्मणिज्म को भी प्रमोट करते थे, लेकिन जो पैटर्न थे बुद्धिज्म के थे, ठीक है, बुद्ध धर्म के संरक्षक थे। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा रूलर हुआ है जो अपने आप को फर्स्ट ब्राह्मण मानता था, अद्वैत, मतलब अद्वैत ब्राह्मण अपने आप को माना है इसने, वो था आपका गौतमी पुत्र सप्तकर्णिक। मतलब अपने आप को कहता था मैं फर्स्ट ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मेरे से अच्छा बेटर ब्राह्मण कोई है ही नहीं, ठीक है, गौतमी पुत्र सप्तकर्णिक, ठीक। अब विच कुषाण किंग वॉज नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कनिष्क स्तूप। कनिष्क का स्तूप किसने बनाया था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो विम कड़फिशस तो पहले आ चुका था, वो तो बनाएगा नहीं, ठीक है। अब कनिष्क के मरने के बाद ही कनिष्क का वो बनेगा। अब लास्ट रूलर था वासुदेव और बचता है हुविष्क। अब इसमें से किसने बनवाया था। अब ऐसा है, काम करना, इसको ढूंढ के लाना, ठीक है, आप लोग ढूंढ के लाना, ठीक है। कनिष्क के बाद जो राजा हुआ था वो वशिष्ठ हुआ था, वशिष्ठ के बाद वो आता है हुविष्क। और ध्यान रखना हुविष्क ने ही मथुरा बसाया था, ठीक है, मथुरा शहर को बसाया था हुविष्क ने, अच्छी तरीके से बसाया था। मतलब मथुरा सिटी को बसाने वाला ये था और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। और कश्मीर में हुविष्क ने खुश्कपुर, एक खुशपुर नामक स्थान बनाया था, ठीक है। अब कनिष्क भी कश्मीर में कुछ बना, कनिष्क में भी क्या होता है, कनिष्क के टाइम पे भी कश्मीर में कुछ होता है, क्या होता है आपको बताना है। कहीं वो बुद्ध की चौथी काउंसिल तो नहीं होती, बुद्धिज्म की चौथी काउंसिल जिसमें महायान का कंपाइलेशन किया जाता है, ठीक है। और जो हुविष्क के उपरांत जो आपका आता है कनिष्क टू, ठीक है, कनिष्क टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्का टू, कनिष्का टू को सीजर कहा जाता था, ठीक है। कनिष्क टू की जो उपाधि थी वो जो रोमन राजा था ना जूलियस सीजर, उसके ऊपर थी। तो इसका आंसर ढूंढ के लाना। अब शक वर डिफीटेड बाय विच इंडियन रूलर, ठीक है, शकों को कौन से इंडियन रूलर ने हराया था। इसको हराया था, देखो चंद्रगुप्त मौर्य तो चला गया, 322 बीसी था उसका टाइम पीरियड। समुद्रगुप्त अभी आया नहीं, उसको आना बाकी है, ठीक है। इसको हराया था चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने। ध्यान रखना शक और जो कुषाण है काफी टाइम तक आपके रहते हैं, जब तक गुप्त डायनेस्टी अपीयर होती है उस टाइम तक रहते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते थे। अब अगला क्वेश्चन है विच इंडो ग्रीक किंग इंट्रोड्यूस हेलेनिस्टिक कल्चर इन इंडिया। किस इंडो ग्रीक ने भारत में हेलेनिस्टिक संस्कृति की शुरुआत की। अब बात आती है हेलेनिस्टिक कल्चर क्या था। बेसिकली ये हेलेनिस्टिक कल्चर था, देखो ग्रीक के कल्चर को सेंट्रल एशिया के कल्चर से, ईस्टर्न एशिया के कल्चर से, नॉर्दर्न अफ्रीका के कल्चर से, इन कल्चर्स को मिला के जो कल्चर बना था वो हेलेनिस्टिक कल्चर था। और इसे स्टार्ट करने वाला डेमेट्रियस है, ठीक है, डेमेट्रियस है इंडो ग्रीक का पहला रूलर। तो फाइनली हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है वो बताना है सातवाहन वर नोन फॉर प्रैक्टिसिंग विच एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। सातवाहन किस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के लिए जाने जाते थे, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म या फ्यूडलिज्म। तो सातवाहन जो हमारे जाने जाते थे सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के लिए जाने जाते थे। एक ही राजा होता था, राजा मिलिट्री रूलर होता था, ठीक है, ध्यान रखना जो राजा होता था वही मिलिट्री रूलर होता था। तो भाई इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो अब हम नए लेक्चर में मिलते हैं और वो लेक्चर रहेगा गुप्ता पीरियड के ऊपर बेस्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो भी आपके आसपास जो भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, जिसकी भी कर रहे हो, ये लेक्चर सबके लिए रेलेवेंट है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं केवल पीसीएस आरओ एआरओ के लिए, सबके लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।